चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। बिहार में 5वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया। मतदाताओं में खासा जोश भी देखने को मिला। वोटर्स में खासा उत्साह है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 करोड़ मतदाता अपने, इसी के अलावा 58 जो महिलाओं समेत 827 प्रत्याशियों के भाग्य का ये मतदाता फैसला करेंगे। मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जिन 9 जिलों में मतदान हो रहा है उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। 5वें चरण के लिए जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से यह अपील की कि वो भारी संख्या में मतदान करें। जानकारी के मुताबिक मतदान शुरू होने के दौरान कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब भी हुई। इससे मतदान की प्रक्रिया बाधित रही और पूर्णिया पूर्वी प्रखंड के मिडिल स्कूल में बूथ संख्या 179 पर ईवीएम खराब मिली। कटिहार जिले की अगर बात करें 184 मतदान केंद्र में ईवीएम खराब मिली। मधेपुरा विधानसभा में गमहरिया में बूथ संख्या 14 पर ईवीएम की खराबी की वजह से 15 मिनट तक मतदान जो है वो बाधित रहा। मतदान केंद्र की संख्या 65 पर ईवीएम में गड़बड़ी मिली। तो कुछ इस तरह से मतदान जो है वो संपन्न हो पा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 चरण बीत चुके हैं। आज अंतिम चरण है जिसे 5वां चरण कहा जा रहा है और काफी संख्या में मतदाता जो है वो अपने मत का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार का यह चुनावी रण काफी कुछ बयां कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए भारी बहुमत से बिहार की विधानसभा सीटों में जीतेगी और सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है, इस गठबंधन में, महागठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल है उनका कहना है कि एनडीए अपने सिद्धांत से कहीं ना कहीं खिसक गई है, इसलिए जनाधार भी हाथ से खिसक रहा है एनडीए के। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये चिंतनीय विषय जरूर है, और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों हो रहा है, इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ में नीरा शास्त्री जी मौजूद हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र विधु भी हैं। नीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में आपका। नीरा जी, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, कहा जा रहा है कि एनडीए के जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं खिसक गए हैं। गाहे बगाहे इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं। आप चूंकि बीजेपी से जुड़ी हैं काफी वक्त से, एक वरिष्ठ नेता हैं, आपको लगता है वाकई पार्टी में ऐसा कुछ हो रहा है जो बेहतर नहीं है, सही नहीं है? पार्टी का नहीं, हम तो कहेंगे कि जिस तरीके की बदजुबानी जी जी देश की, ठीक है, जनाधार खसक रहा है, इस प्रकार का स्टेटमेंट ये सही नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सभाएं हुई हैं उसमें जैसा रिस्पॉन्स था और जिस तरीके से व्यापक रूप से उन्होंने दौरे किए जी, उसका परिणाम ना आए जी। नीरज जी, क्या आप मानती हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, बहुत अहम चुनाव है बिहार का विधानसभा चुनाव, लेकिन उनकी अनदेखी जो है वो हो रही है और उनके सिद्धांतों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके अपनी एक अलग नीति बनाकर एनडीए आगे बढ़ रही है बिहार में चुनाव के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोगों को लगता है ना, ओवर एंथुजियाज्म में, जैसे सारे मंत्री सब जगह के पहुंच जाएं, सब लोग पहुंच जाएं, पर महत्व जैसे दिल्ली के चुनाव में भी था, तो दिल्ली के चुनाव में जो कार्यकर्ता था, हमारे जैसे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, हमारे जैसे लोगों को दिल्ली के पहचानता, जिसने दिल्ली में 25 साल 30 साल काम किया है जी, और बाहर से आए हुए मंत्री को वो नहीं चिंता है। तो ऐसे में उनका जो प्रभाव है वो उतना नहीं होता जैसा कभी कभी हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो वो एक तो वो अपना काम छोड़ करके आते हैं, अपने स्टेट का काम छोड़ करके आते हैं, और यहाँ पर उसका वो उतना रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इस बात को कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जो लोकल लीडर्स हैं, वो लोकल लीडर्स की अपनी बहुत अहमियत होती है, और लोकल लीडर्स को जब अहमियत दी जाए, और खास तौर से उनको जो कार्यकर्ता के लिए समर्पित हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, their heart and soul is there, so they've got to recognize those people, those who have been sincerely devoted towards party, not individual. Those who are working for the individuals get promoted very fast, and
get on to whatever they want. But those who work for the party are left behind all over the country. It is happening in all the parties, I see. तो वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते हैं, तो एक दरकिनार होते हैं। तीस जो है उन नेताओं के बीच में जरूर है। बहरहाल तीस नहीं है, वो लोग फिर काम करने की नियति से ही आते हैं, कुछ देने की नियति से ही आते हैं, तो ऐसा कोई मलाल भी नहीं है। चलिए, ये तो बहुत बेहतर है अगर इस तरह की नीति है, क्योंकि देश के लिए आप कुछ करने के लिए आते हैं, समाज के लिए आप कुछ करने के लिए आते हैं। जो करने के लिए आता है वो गाता और कहता नहीं हो, उसको इतना टाइम नहीं होता, जाहिर तो इसलिए दोनों काम नहीं हो सकते हैं। चलिए नीरज जी, अगर इन चुनावों से थोड़ा सा हम इतर जाएं और बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों की जो आपत्तिजनक रही बिहार विधानसभा, जिसका जिक्र अभी आपने भी कहा कि कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया है जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में ये स्थिति जो है वो ये बन गई है कि अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो भी इस बात को कहने लगे हैं कि शायद अब बीजेपी एक अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी तो कहती हैं कि घमंड में ये पार्टी है। इस तरह से कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो भी बहुत बेहतर नहीं है, जिसमें विदेश नीति भी शामिल है। इन तमाम बातों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो 60 साल में खड्डे खोदे गए वो 60 दिन में भर दिए जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए कुछ समय तो देना पड़ेगा। देश की जो छवि कभी भी विदेशों में नहीं बनी थी, ये आज पूरा विश्व मान रहा है कि भारत की पहचान पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके की बनी है, जिस प्रकार का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो ये एक अलग बात है। और हमारा अभी पता नहीं क्या बताया जाता है कि रिकॉग्निशन की जहां बात आती है तो वहां हमारा नाम जो है नंबर 7th पर हम लोग आए हुए हैं, जो पहले कभी संभव ही नहीं था कि वी आर 7th इन द वर्ल्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये एक आइडेंटिटी वाली जो बात है देश की, उससे बहुत लाभ देश को मिलता है कि ये चाहे आपका टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो, जब ये आएंगे तो हमारा देश ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। और डेवलपमेंट की नीति को लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो इसको जनता समझ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। आज हमारा युवा भी इसको समझ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको कोई संशय नहीं करना चाहिए, ना उसको कहीं मीडिया में इस प्रकार से कहना चाहिए जिससे हमारे देश की छवि पे कोई कमी आए। और मैं तो कहूंगी कि सोनिया जी ने भी जाकर के जो ऐसे समय पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जब देश की छवि निखर के आ रही है, तो ये भी उनके पार्ट पर कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। देश के हित में सोचने वाले नेता की छवि नहीं है। देश के हित में सोचने वाला नेता ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। नीरज जी, एक थोड़ा सा और इतर सवाल, आपके परिवार की एक पीड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री, जिस तरह से उनकी मौत हुई थी, उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और यह भी कहा जा रहा है एक जांच का विषय है। लेकिन देखा गया कि शुरू से लेकर अभी तक इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी गंभीरता से इसे लेने की जरूरत थी। अब वक्त आ गया है कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। कैसे इस पीड़ा के बारे में आप कुछ कहना चाहें? कुछ मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि शास्त्री जी की मृत्यु जो थी वो स्वाभाविक नहीं थी। और बल्कि मैं तो ये तक कहूंगी कि मुझे जो मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने, ललिता शास्त्री जी ने बताया था कि बाबूजी ने अपने चश्मे के केस में अपने हाथ से लिख के दे दिया था कि मुझे दूध में कुछ दे दिया गया है जी, अगर मैं नहीं आया तो ये आपके पास जरूर आएगा। और ये तो बिल्कुल साफ था। और उस समय उसमें ये भी था कि वहां पे ना कोई टेलीफोन काम कर रहा था, ना कोई आवाज लगाने से कोई पास आ रहा था। ये सब चीजें उसमें थी। आप मानती हैं नीरज जी एक बड़ी लापरवाही हुई है? और उसके बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। और अब समय आ गया टाइम पीरियड होता है जिसमें कि ये इन्वेस्टिगेशन पब्लिक की जी। अब ये समय आ गया है जब मैं चाहूंगी कि मेरा पूरा परिवार को अगर हमारे प्रधानमंत्री समय देते हैं तो हम लोग जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गुत्थी को कहीं ना कहीं, जैसे सार्वजनिक उन्होंने करने के लिए एक संकल्प लिया है सुभाष चंद्र बोस के लिए, ऐसा ही संकल्प वो शास्त्री जी के ले लें। क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो एक उनकी अलग सी श्रद्धा लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति उभर करके आई थी। उन्होंने अपने हर भाषण में जय
जवान जय किसान के नारे का प्रयोग भी किया। लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने जय जवान जय किसान की बातों को दोहराया, बहामस की बातों को दोहराया। तो मैं ये मानती हूँ कि जो शास्त्री जी की नीतियां थी, उन नीतियों को सम्मान करते हैं, बाबूजी का एक आदर करते हैं, तो जरूर उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि शास्त्री जी की मृत्यु की गुत्थी भी सुलझनी चाहिए, और देश की जनता के जहन में यह है कि ये बात खुल करके सामने आने चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे कर दिया गया। क्या कोई मामूली बात नहीं है ये, वाकई वाकई एक ऐसी पीड़ा है बाहर ले जा करके, और शास्त्री जी जो देश को कहीं आगे ले जा सकते थे, देश को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि 18 महीने में जो शास्त्री जी ने दिया, कोई प्रधानमंत्री 18 साल में नहीं दे सका। बिल्कुल, हाँ। आज भी जो प्यार और सम्मान हम लोगों को इतना मिलता है, जी जी जी, तो मैं कहूंगी कि शायद ही किसी को मिलता हो। और दुनिया में किसी भी कोने में आप चले जाइए, विदेश में चले जाइए, देश के किसी गली कूचे में चले जाइए, आज 50 साल के बाद भी जिस तरीके का सम्मान और प्यार मिलता है, इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वाकई वाकई नीरज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूखा रख के देश को पूरे को जोड़ दिया जी। इस बात को देश की जनता कभी नहीं भूलती, एक सूत्र में पिरो दिया। फिर अनाज का जो अकाल पड़ा था और दिक्कतें हुई थी, कहा गमले में अनाज लगाओ, एक समय भोजन ना करो, और मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में उस वक्त हुआ भी यही करता था कि एक वक्त जो खाना है वो आपकी फैमिली खाया करती थी उस वक्त, जिस तरह से शास्त्री बाबूजी ने पहले परिवार को कहा था कि आप लोग पहले खुद बच्चे सब व्रत करेंगे, तो मैं देश का आह्वान करूंगा। बिल्कुल, तो ये घर में पहले किया गया, फिर जो है देश का आह्वान किया गया, और पूरे देश ने इस प्रकार से किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये हुआ कि हाँ, कि अमेरिका के आगे कहीं हम दबाव में नहीं आएंगे, और अपने देश के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे। और उन्होंने रिसर्च करके आज हम देखते हैं कि देश के अंदर अनाज की इतनी पैदावार है कि उसको स्टोर करने की हमारी बंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से आज हम देखते हैं कि नेशनल डेयरी बोर्ड की स्थापना की, आज भी अमूल दूध पीता है इंडिया, और अमूल बटर खाता है इंडिया, हेड भी है और वास्तविकता भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका ग्रास रूट लेवल पर जो विचार था कि आज देश का जो गरीब, सबसे गरीब आदमी है, उसके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊं, उसके जीवन को अगर मैं सुधार पाऊं, तो ये मेरी एक प्रधानमंत्री कार्यकाल की उपलब्धि होगी। ये उनकी सोच रहती थी, और इसी सोच को मैं देखती हूँ कि दोबारा नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहीं ना कहीं जो बैंक में खाते खुलवाना, इंश्योरेंस योजना करना, मुद्रा ऋण योजना करना, कि एक गरीब आदमी अगर कोई स्कूटर चलाना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई ठेला चलाना चाहता है, कोई सब्जी बेचना चाहता है, उस सब की जो एक व्यवस्था करी है, ये पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ। योजनाएं आई, पर उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का सिस्टम नहीं बना। आदर्श ग्राम योजना तो भाई पहले भी ये था, जरूर था पहले, पर एक टाइम फ्रेम में हमारे सांसद क्या क्या करेंगे और करके वो रिपोर्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक ये मैं समझती हूँ कि काम हो रहा है, और काम जल्द ही दिखाई देने लगेगा, आएगा सतर। चलिए नीरज जी, बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो काम हो रहा है, जिसे बयां कर रही है आपकी पार्टी भी, और अभी आपने भी इसका जिक्र बखूबी किया है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो काम हो रहा है वो जनता को नजर आए, और जनता जो है उससे लाभान्वित जरूर हो। हम बने रहेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए की उन नीतियों की जिनसे अब बिहार चुनाव भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ये नेगेटिव असर जो है इस चुनाव पर पड़ रहा है, ये पॉजिटिव पड़ रहा है, ये तो आने वाला रिजल्ट जो है वो बताएगा। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर चर्चा करें नीरा शास्त्री जी से, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले भी बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पुत्र वधू भी हैं। नीरज जी, एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। नीरज जी, अभी आपने कहा कि परिवार की पीड़ा जो है वो अभी आपने बयां की कि इस जो उनकी मौत हुई थी उसकी गुत्थी जो है वो सुलझनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, तमाम बातें हैं। साथ ही साथ अभी हमने शास्त्री जी की कई ऐसी बातें जानी जो अभी आपने बयां की है। इतनी बेहतर सिद्धांत, इतनी बेहतर विचारधारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखी गई जितनी लाल बहादुर शास्त्री जी में थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि कई बातों को देखा जाए तो आपने अपनी पीड़ा कई बार बयां की है, चाहे वो मौत की गुत्थी से हो या फिर 2 अक्टूबर को जैसे महात्मा गांधी जी पर मीडिया को पूरा कवरेज मिलता है, ऐसे ही शास्त्री जी पर शायद कम मिल पाता है। एक वो भी पीड़ा जो है आपकी है। तो क्या आप कहना चाहती हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बात से जुड़कर? देखिए, ये जो है जय जवान जय किसान का स्वर्ण जयंती वर्ष है। जी जी। और जय जवान जय किसान की रेलेवेंस आज भी उतनी है जितनी पहले थी। उस समय में अकाल था, चीन की लड़ाई में फायरिंग के ऑर्डर नहीं मिले थे तो सेना का हौसला पस्त हो गया था। तो शास्त्री जी स्वयं जाके पैटर्न टैंक पे खड़े होकर के उन्होंने हौसला बुलंद किया। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके कहा कि फैसला आप लीजिए, जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो उससे एक पूरा वातावरण जो देश में बना, उस तरह से जो मोरल हाई हुआ और पाकिस्तान की लड़ाई में हम लोग लाहौर तक पहुंच गए जब उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें उम्मीद नहीं करते थे एक उस गरीब आदमी से जिसने गरीबी को जिया था, अनुभव किया था। और कहा नेहरू जी जो बिल्कुल वाज बोर्न विद द सिल्वर स्पून और विदेशों में पढ़ करके आए थे और वो इतने बड़े देश की बागडोर कैसे संभालेंगे जब उन्हें कंपेयर करते थे। तो देश के युवाओं के मन में, जनता के मन में एक भाव आता था। पर जब शास्त्री जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की लड़ाई जीती और जिस तरह से सब काम किए, तो शास्त्री जी के लिए और एक आम जनता के मन में, एक आम आदमी के मन में ये था कि मेरा जैसा कोई प्रधानमंत्री बन गया है, कि मतलब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ। और शास्त्री जी के अंदर ये खूबी थी कि कभी भी कोई उनके घर पे जब गरीब लोग मिलने के लिए आते थे, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते थे सुबह, तो अधिकारियों से, मंत्रियों से वो बाद में मिलते थे। पहले कुछ समय जाकर के उनसे मिलते थे, उनके कागज लेकर के आते थे, जिसकी जो तकलीफ है वो काम हो जाए, इस पर वो बिल्कुल खुद देखते थे इस बात को। कि कोई गरीब आदमी अपनी पीड़ा लेकर के आया है तो उसका निवारण होना चाहिए। सर्वप्रथम वो होना चाहिए। तो ये बाबूजी के अंदर बात थी। तो इसके अलावा जी नीरज जी, क्या ये सिद्धांत, ये विचारधारा आप अभी तक किसी प्रधानमंत्री में देख पाई हैं? अगर नरेंद्र मोदी, देखिए समय बहुत बदल गया है, समय के साथ आदमी को चलना और उसके अनुरूप जनसंख्या बढ़ती है, समय बदलता है, समय की मांग अलग अलग हो जाती है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हमारी दादी ने क्या किया, क्या हम वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से यू कैन कंपेयर मी विद माय मदर और माय ग्रैंडमदर और माय ग्रैंडफादर। उनका कार्यकाल अलग था, उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, अब आपका समय और अलग है। तो एक जैसे कहते हैं कि जनरेशन गैप एक हो जाता है, फिर उसके बाद समय की बात होती है, फिर हम और डेवलप हो जाते हैं और सारे इक्विपमेंट्स हमारे साथ आ जाते हैं और विषय बदलते जाते हैं। उस समय में ऐसा आतंकवाद नहीं था जिस प्रकार का आतंकवाद अब आ गया है। सिक्योरिटी की बातें हो गई हैं। अब सिक्योरिटी की बात पे मुझे याद आ रहा है कि एक बार शास्त्री जी अपने घर के बाहर ऐसे ही टहल रहे थे, तो अब जैसे एक नौजवान ने आकर के बाबूजी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, लगते तो आप शास्त्री जी जैसे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी ने कहा, कुछ नहीं, हम मॉर्निंग वॉक में टहल रहे हैं। शास्त्री, तो हम शास्त्री जी हैं और हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो उसको बड़ा ये लगा कि लगते तो उसे मतलब, तो वहां से हम आज कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत कम समय में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और इस परिवर्तन के अनुरूप अगर चल करके काम करना, और भी परिस्थितियां कठिन हो गई हैं और भी हमारे पे दबाव अलग अलग प्रकार के हो गए हैं जो पहले नहीं थे।
नीरज जी, अभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जी, अभी आतंकवाद का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया। आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद जो है एक बड़ी समस्या बन गई है, ना केवल भारत देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आतंकवाद जो है एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर भारत की बात करें, कैसे इससे निपटा जाए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको हमें करना ही होगा, जिन पे अपनी नीतियां जो है हमें बदल देनी होगी, अब सख्त जो हो जाना है वो होना होगा आतंकवाद के लिए? कैसे आप देख रही हैं इस बढ़ते आतंकवाद को और इस पर रोकथाम को? देखिए, अगर हिंदुस्तान की जनता खुद जागरूक हो, क्योंकि हर चीज में भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो भागीदारी अगर जनता करती है जी। और अलर्ट होकर के लोग, क्या है कि हमारे देश में वहां से शुरू होता है कि गरीबी बहुत है। जब खाने के लिए दो जून नहीं होता है और कोई किसी प्रकार की मदद कर देते हैं आकर के, तो लोग कुछ भी करने के लिए, मजहब बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी नामी ग्रामी संस्थाएं जी जेन्युइनली जाकर के सेवा करती हैं। तो एक दिन हमने अपनी माँ से कहा कि माँ, वो संस्था कलकत्ता से यहाँ पर सेवा कर रही है कोड़ियों की और उनका धर्म परिवर्तन कर रही है। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम भी करो, तुम भी अगर तुम्हें लगता है तो तुम भी जाके करो। तो हम लोग वो नहीं कर पाते, हमें वो सेवा करना, वो जो हम लोगों के अंदर वो टॉलरेंस आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि संघ में लोग कर रहे हैं इस चीज को, तो कुल मिला के संघ में लोग इस चीज को कर रहे हैं जो सही में राष्ट्रभक्त है और आराम से और अंतोगत्वा एक आम आदमी को अपनी 2 टाइम की रोटी चाहिए, चैन की जिंदगी चाहिए, खुशी का माहौल चाहिए। इसके अलावा उसको कोई बहुत ज्यादा किसी चीज से सरोकार नहीं होता। तो नीरज, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर किसी भी परेशानी से निजात पानी है तो उसमें भागीदारी होना बहुत जरूरी है। एकजुट होकर उस पर काम करने की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा बनती है। चाहे स्वच्छता अभियान है, बिल्कुल कुछ भी है, भागीदारी जो है, तो हम ये नहीं मान सकते कि अगर हमारे वो स्वच्छता अभियान लाइक अ मैजिक विल कम फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड स्प्रेड ऑल ओवर। इट्स वी ऑल हैव टू डू इट ऑल द टाइम। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फाइंड दैट चेंज। जब एक आह्वान किया है तो पूरे देश में उसके प्रभाव को आप भी देखती हैं और हम भी देखते हैं। और आपका कैमरा जा करके कई बार उसको इन्वेस्टिगेट भी करता है, देखते हैं कि हाँ लोगों के अंदर उसका क्या प्रतिक्रिया है। तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जन जागृति इससे आई है, बिल्कुल आई है, और उम्मीद करेंगे कि ये यूं ही बनी भी रहे और इससे ज्यादा बल्कि इसमें बढ़ावा मिले। नीरज जी, मन तो हो रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें करें, लेकिन अब हमें यहाँ अपने दर्शकों से विदा लेनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त लेकर इस चर्चा में शामिल हुई। तो अब देखना ये होगा कि बिहार में क्या होना है। ये तो जाहिर सी बात है कि आज आखिरी चरण है और कुछ ही दिनों के बाद काउंटिंग होनी है। कौन सत्ता पर काबिज होता है ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन अगर एनडीए की विचारधारा सही तरीके से यूं ही आगे बढ़ती है तो देश विकास के नारे को जो एनडीए लेकर चल रही है वो देश विकास जरूर करेगा। ये हम कामना जरूर करते हैं। चैनल वन की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।